ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। इसमें से हमारे पास देखो बहुविकल्प के 2 क्वेश्चन अंक 2 नंबर के और लघुत्रात्मक प्रश्न 1 जो 2 नंबर का होगा, कुल 4 नंबर के प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। तो छोटी बड़ी हर चीज इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि परिमेय संख्या, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है कि आपको आता है, लेकिन क्विक रिवीजन करेंगे हम, ठीक है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी फॉर्मूला सीरीज चल रही है, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। और एक बात ध्यान रखना कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हर जो होता है ऊपर होती है अंश और नीचे होता है हर 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके अंदर उदाहरण आप ध्यान से देख लीजिए। 22/7 को जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √225 इसका वर्गमूल निकल जाएगा, परिमेय संख्या है। √2 से √2 कर जाए 4/7 एक परिमेय संख्या है। √23 से √23 कैंसिल तो 3 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या, 0 एक परिमेय संख्या है। ध्यान रखना नीचे 0 नहीं होना चाहिए, 0 के नीचे क्या है? 1 है ना, हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है, ठीक है। ये भी एक परिमेय संख्या और ये भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जिसको P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपने क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो आप लोग उदाहरण याद रखेंगे, जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या। जबकि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इस चीज को ध्यान रखना। पाई का मान अपने 22/7 ले लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पाई का मान एग्जैक्ट रूप में 22/7 नहीं होता है, ओके। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को अपने वास्तविक संख्या कहते हैं, मिला करके परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट लाइंस जिसके बेस पर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। एक बार इनको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स इनमें से आते हैं, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे मैंने परिमेय संख्या 3 ले ली और अपरिमेय संख्या √2 ले ली, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को घटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा? 3 माइनस √2, ये क्या है? एक अपरिमेय। ये परिमेय थी, ये अपरिमेय थी। दोनों का जो उत्तर आया वो क्या आया? अपरिमेय संख्या। ये बात आपको याद रखनी है। एक अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुना और भाग भी अपरिमेय संख्या आता है। मतलब आप एक परिमेय संख्या ले लो और एक अपरिमेय संख्या ले लो, उनको जोड़ लो, उनको घटा लो, उनका गुना कर लो, उनका भाग कर लो, आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव या भाग दें या गुणा करने पर परिमेय या अपरिमेय दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यदि दोनों ही अपरिमेय है तो या तो परिमेय अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। ये चीज आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में मिलेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स तो बनता है, ठीक है। एक सबसे बड़ी बात कि संख्या एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य में काउंट करेंगे इसको। ये बात आप याद रखेंगे जब भी आपसे अभाज्य संख्या पूछी जाए। अभाज्य संख्या 2 से शुरू होगी, ना कि 1 से शुरू होगी। 1 को अपने ना तो भाज्य में काउंट करते हैं ना ही अभाज्य में काउंट करते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चैप्टर 2 पर, जिसमें हमारे बहुविकल्प प्रश्न 2 नंबर के, लघुत्रात्मक प्रश्न हमारा 1 नंबर का 2 नंबर के, कुल 4 नंबर के मिलेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो देखिए, का शून्य। अगर इसका शून्य निकालना हो अपने को, शून्य का मतलब होता है इसको शून्य के बराबर कर दो, इसको 0 के बराबर कर दो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे आप, इसको रटने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? -b, प्लस वाला उधर जाके -b हो जाएगा और जो x है वो आ जाएगा -b/a, ठीक है। ये रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है द्विघात a(x² + bx + c। जब अपने इसका शून्य निकालते हैं तो मान लो कि उत्तर एक तो आ गया अल्फा और एक आ गया बीटा। तो शून्यकों का योग क्या होता है? शून्यकों का योग होता है -b/a। मतलब ये -b/a, x का गुणांक और x² का गुणांक, ये आपको याद रखना है। -b/a, x के साथ वाला b होता है और x² के साथ वाला a होता है। तो फॉर्मूला योग का क्या होगा? -b/a, ठीक है। वहीं हमारे पास गुणा का फॉर्मूला भी होता है। गुणा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। गुणा क्या होता है? c/a। शून्यकों का गुणा का फॉर्मूला क्या होता है? c/a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको दोनों याद करवाए हैं। योग का फॉर्मूला आपको याद करना है और गुणा का फॉर्मूला याद करना है। यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा में नहीं जाएंगे जो आपका दिमाग खराब करते हो,
ठीक है, हम वो नहीं पे फोकस करेंगे जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हो और जिनसे आपके नंबर बनते हो। चलिए नेक्स्ट पे देखिए, वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3, तो इसके अंदर देखो वही 4 नंबर का हमारा आने वाला है। ये जो आपको दिख रही है टेबल, इसको याद कर लीजिए बस, ठीक है। A1 अपॉन में A2, देखो हमारे पास समीकरण होती है AX प्लस में BY प्लस में C इज इक्वल टू 0, इस तरह से। और इसको A1 B1 C1 मान लो, A2X प्लस में B2Y प्लस में C2 बराबर 0, दो इस तरह के हमारे पास क्या होंगी, समीकरणें होंगी, ठीक है। यदि A1 अपॉन में A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन में B2, तो रेखाएं हमेशा एक दूसरे को काटेंगी और संगत हल कैसे होंगे, संगत हल होंगे। यदि A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन में C2, तो संपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक दूसरी रेखा बनेगी। तो इसके अनेक हल होते हैं, ये भी हल है, ये भी हल है, बहुत सारे हल होते हैं। इसका केवल एक ही हल होता है जहां ये काटती हैं। संपाती मतलब एक के ऊपर एक बने तो बहुत सारे हल होंगे और संगत हल होंगे, ठीक है। जब A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 पर बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2, तो समांतर रेखाएं बनती हैं जिसका कोई हल नहीं होता, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है और इसके लिए क्या होता है, असंगत हल होता है। इस टेबल को अपने माइंड में बिठा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 इसी टेबल के ऊपर डिपेंड करता है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हम इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 3। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से फॉर्मूले की कंप्लीट तैयारी के लिए। उसके बाद हम करने वाले हैं सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्री बोर्ड के मॉडल पेपर भी। आपकी प्री बोर्ड आ गई है ना, उसी की तैयारी के लिए सब कुछ चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। अगर मैथ आपको हार्ड लगती है तो बिल्कुल ईजी हो जाएगी, बिल्कुल 100% नंबर आने के पूरे चांसेस। नेक्स्ट देखिए, चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हैं हम। द्विघात समीकरण है, निबंधात्मक प्रश्न आता है, कुल 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा। तो श्रीधराचार्य सूत्र सबसे पहले याद करेंगे, तो मेरे साथ याद करेंगे। श्रीधराचार्य सूत्र में क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य सूत्र में एक्स का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। अब इसके अंदर दो मूल निकलेंगे हमारे पास, तो किस कंडीशन पे निकलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, एक ही जैसे होंगे, ठीक है ना। दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। कोई मूल वास्तविक नहीं होगा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यदि छोटा हो जाए मान, तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी आंसर इमेजिनरी आएंगे, रूट के अंदर आएंगे, ठीक है। इन तीनों चीजों को आपको याद करना है। श्रीधराचार्य सूत्र भी याद करना है। अगला है कि यदि अपने को द्विघात समीकरण बनानी हो तो क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, फिर लगाना है माइनस का निशान ही लगाना है, एक्स स्क्वायर माइनस का निशान, मूलों का योग, क्या, मूलों का योग, साथ में लगेगा एक्स प्लस मूलों का गुणा इज इक्वल 0, मूलों का गुणा इज इक्वल 0। इस पर भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। श्रीधराचार्य याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो वास्तविक होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो वास्तविक और बराबर होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो काल्पनिक होंगे। और ये हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण बनाने के लिए फॉर्मूला है। ओके, ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पर। समांतर श्रेणी, कुल 6 नंबर का चैप्टर है ये हमारे पास, जिसके अंदर देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, डी, यानी कि सारवंतर निकालते हैं। आपने सिलेबस कर लिया होगा, इतना तो आपको याद होगा ही कि डी निकालते हैं तो अंतिम पद, मतलब पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाते हैं। पीछे पद में से क्या करते हैं, आगे वाले पद को घटाते हैं, तो हमारे पास डी यानी कि सारवंतर निकल जाता है। और यदि आपको दूसरा नंबर पे क्या है, यदि आपको समांतर श्रेणी बनानी हो, क्या बनानी हो, समांतर श्रेणी, तो पहला पद अपने ए मानेंगे, फिर a प्लस डी मानेंगे, फिर a प्लस 2d मानेंगे, इसी क्रम में मानते चले जाएंगे। ओके, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 d। ओके, अंत से nवां पद ज्ञात करना हो, लास्ट से nवां पद ज्ञात करना हो, तो हमारे पास होता है a प्लस m माइनस n d।
ठीक है। यदि अंतिम पद नहीं दिया हो तो ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, दोनों के लिए है। पदों का योगफल क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। यदि अंतिम पद l हो, अंतिम पद अपने को दिया हो, तो योग का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 a प्लस l, अंतिम पद दिया हो तो ये छोटा सा फॉर्मूला है n/2 a प्लस में l, ठीक है। प्रथम n धनात्मक पूर्णांकों का योग यदि आपको ज्ञात करना है, प्रथम n मतलब कोई भी पूर्ण संख्याएं दे दी, प्राकृत संख्याएं दे दी, तो n+1/2, क्या फॉर्मूला रहेगा, n+1/2। समांतर श्रेणी में है यदि कोई चीजें, तो ये हमारे लिए बहुत काम आता है कि 2b = a + c, ठीक है, 2b = a + c, ये b जो है वो क्या होता है, समांतर माध्य कहलाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एक तो nवां पद याद करने का और एक n पदों का योग और अंतिम पद दिया हो, तो ये तीनों फॉर्मूले इस चैप्टर में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। जब हम चैप्टर करेंगे ना तो मैं सुनूंगी आपसे ये फॉर्मूले, है ना, तो इससे पहले ये फॉर्मूले क्या हो जाने चाहिए, आपको याद हो जाने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है हमारे पास त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6, जो कुल 4 नंबरों का है। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आप सबको याद अच्छी भी लगती होगी, याद भी हो गई होगी, उसका रिवाइज करते हैं। जैसे त्रिभुज एबीसी अपने को दिया हुआ है, उसका नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है, थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, ठीक है, ये नाम हम बार बार यूज करेंगे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय, ठीक है। जब किसी त्रिभुज को एक समांतर रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, यदि त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर है बीसी की, ये दोनों समांतर होनी चाहिए, तो ए डी अपॉन में डी बी बराबर होता है ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। साथ ही ये कंडीशन भी फॉलो होती है ए डी अपॉन में ए बी, ए ई अपॉन में ए सी, साथ ही डी बी अपॉन में ए बी और ई सी अपॉन में ए सी, ये कंडीशंस भी फॉलो होती है। ये क्या है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, कि जब किसी त्रिभुज की एक समभुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींच दी जाए तो दो भुजाओं की समान अनुपात में विभाजित होती है, मतलब ये दोनों अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम क्या है, कि यदि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं तो तीसरी रेखा भुजा के समांतर होती है, उसमें समांतर दी हुई है, समान अनुपात होता है, इसमें अनुपात दिया हुआ है तो वो समांतर होती है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। ये बहुत सारी जो 6th चैप्टर है पूरा इसी पे काम कर रहा है, थेल्स प्रमेय के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर अपने को समरूप सिद्ध करने हैं तो अपने कौन कौन सी कसौटियां होती हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। अब देखो आपको ना वहां पे एंगल साइड एंगल भी मिलेगा, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आ गया ना तो एंगल साइड एंगल भी मिलेगा, और कहीं आप इस पे टिक कर दो या ये लिखे आओ, ये गलत है। साइड एंगल साइड क्या है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, इस चीज को याद रखना। साइड एंगल साइड 3 कसौटियां होती हैं, इनमें से कोई भी एक कसौटी यदि हमारे त्रिभुजों के ऊपर लागू हो रही है तो वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समझ गए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर देखिए, हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, कुल 7 नंबर का चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले तो इसके अंदर है दूरी सूत्र, ठीक है। अपने को दे दिया एक x1 और y1 एक निर्देशांक, एक दे दिया x2 y2 दूसरा निर्देशांक, तो दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस आएगा सॉरी, फिर इसका क्या है, वर्गमूल। ये क्या है, दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। विभाजन सूत्र क्या होता है, यानी कोई रेखा है तो उसको कोई बिंदु है एक्स वाई, यहाँ पर है हमारे पास x1 y1 और यहाँ पर है हमारे पास x2 y2, तो m1 अनुपात m2 में उसको विभाजित कर रहा है इस तरह से, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, याद करेंगे मेरे साथ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है, ये x के निर्देशांक निकल आएंगे। फिर है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस में m2। एक बार इसको आप अपने हाथों से लिखेंगे तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, x और y के निर्देशांक
आ जाएंगे हमारे पास। ये हमारे 7 चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए, क्योंकि जब हमने चैप्टर किए हैं तब हमने इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। साथ में हमने अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर सभी चैप्टर्स का क्विक रिवीजन भी किया है। उसके बाद अब हम प्री बोर्ड और बोर्ड की तैयारी के अंदर जुट चुके हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके आगे के जो 4 हमारे पास 13 चैप्टर है ना, इसके आगे के जो चैप्टर हमारे बच्चे वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि आपको ये सीरीज पसंद में आ रही है तो हम इसको आगे जारी रखेंगे, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।